हेलो साथियों, मैं नीलेश श्रीवास्तव आपके सामने उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश सुपर टेट के होने वाले एग्ज़ाम का सिलेबस लेकर। देखिए, इस एग्ज़ाम को हुए एक लंबा समय हो चला है। सरकार की नीतियाँ, पॉलिसीज़ जैसे ही बनेंगी ये एग्ज़ाम कन्फर्म होगा। इस एग्ज़ाम को होने से कोई टाल नहीं सकता है, ये एग्ज़ाम होना तय है। तो एग्ज़ाम के समय अगर हम कोई प्रिपरेशन करते हैं, हमें एक समय चाहिए होता है। किसी भी एग्ज़ाम का आज आप नेचर देख रहे होंगे, वो छोटा नहीं है। हर एग्ज़ाम अपने में एक कॉम्पिटिशन लेके आ रहा है। एक वास्ट सिलेबस है, जिसे हमें ये जान लेना है कि कितना और क्या पढ़ना है। अगर ये हम जान लेते हैं, तो हमारे लिए सिलेबस को कवर अप करने में एक सुविधा होती है। हम जब नोटिफिकेशन आता है तब हम पढ़ना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद हमारे हाथ लगता है कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए। पहली बात कि आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी पहली वीडियो है। अगर कहीं कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो छोटा भाई बड़ा भाई समझकर क्षमा करेंगे। देखिए, हम इस सिलेबस की चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश सुपर टेट पाठ्यक्रम चर्चा। वैसे तो एक बहुत बृहद है, लेकिन मैंने जो पिछले ईयर पेपर हुए हैं, जिस सिलेबस के आधार पे, वही सिलेबस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हम ये जान लें कि कौन से विषय हैं इसमें, कौन से विषय से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों की रूपरेखा क्या होती है। पहले बात करते हैं भाषा हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी की। देखिए, कितना नंबर ये रखता है, पहले तो यही देखिए। 40 मार्क्स ये रखता है और लिखा गया सिलेबस कितना सा है, इत्तू सा। ये जो सिलेबस लिखा है ना, अपने में अद्वितीय है। ये पता नहीं क्या लिख दिया है, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। यह व्याकरण लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है। पर्यायवाची, विलोम, समास, संधि, सारी चीजें पढ़नी है व्याकरण से। कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन कौन कौन सी चीजें आप स्किप कर सकते हैं, ये जब हम इसके अंदर भाषा हिंदी की चर्चा करेंगे तब देखेंगे। अपठित गद्यांश बहुत आसान सा होता है, कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। आपके एग्जाम में आएगा, आप अपठित पढ़ें ना पढ़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, वो भी आपको पढ़ना होगा। वही आर्टिकल, वही सारी चीजें जो आपने क्लास 10th लेवल तक पढ़ रखी हैं, वो ग्रामर आपको आइडिया होना चाहिए। कंप्रिहेंशन, ये भी आप पढ़ लेंगे, ये भी कर लेंगे। लेकिन कैसे होगा, तो ये जब हम इसकी सिलेबस को अलग अलग इंडिविजुअल जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। जितना वहां के सिलेबस में लिखा था मैंने, वही ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। साथियों, अब बात करते हैं विज्ञान की। देखिए, 10 नंबर का है, कहने के लिए तो 10 नंबर का है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। वो 40 का अकेला नहीं है, वो 3 विषयों का संगम है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। सर, इसमें भी बता दो कि कितने मार्क्स का आएगा, तो भाषा हिंदी अकेले भी 20 नंबर की है। अब बात करते हैं हम विज्ञान की। ये 10 नंबर में बिल्कुल प्रिसाइज्ड सिलेबस दे रखा है, कहीं दिमाग ही नहीं लगाना है आपको। दैनिक जीवन में विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैनिक जीवन में विज्ञान आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए सबसे फेमिलियर टॉपिक है। गति, बल, ऊर्जा, ये विज्ञान के भौतिक विज्ञान से संबंधित गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि, ये टॉपिक हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक जो दिख रहे हैं वो 5 अध्याय हैं। प्रकाश खुद में सबसे बड़ा चैप्टर है, गति बड़ा चैप्टर है। लेकिन अगर एक बार आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो ये सब आपको याद रहने वाली चीजें हैं। जीवों की दुनिया, छोटा सा टॉपिक है। जीवों की दुनिया देखने में लग रहा है कि छोटा सा दिया है, भैया जीवों की दुनिया अगर आप बायो में देखेंगे तो बहुत बड़ा एक सिलेबस है ये। लेकिन सिलेबस बड़ा लिखा है जीवों की दुनिया, स्तर कैसा होगा? हाई स्कूल जैसा, हाई स्कूल जैसा। लेकिन हम पढ़ कहां तक लेंगे? 12वीं तक के लिए। मानव शरीर स्वास्थ्य, मानव शरीर स्वास्थ्य में आप मानव शरीर के स्वास्थ्य, उनके होने वाले रोग, उनके उपचारों का अध्ययन करेंगे। स्वच्छता एवं पोषण, स्वच्छता एवं पोषण पे भी हम विज्ञान में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं कक्षा 9 का ये एक चैप्टर है जिसे हम अध्ययन करेंगे।
और हर साल इससे एक प्रश्न आना तय है। देखिए जो मैं बोल रहा हूं कि एक प्रश्न, वो समझिए एक एक, अगर हर टॉपिक से, यही तो है कंपटीशन। अगर आप स्कूलिंग में होते तो एक चैप्टर से आ जाता है 40 मार्क्स का, यहाँ एक एक टॉपिक से आना है एक एक नंबर का। क्योंकि यह एग्जाम मानता है कि आप एक मास्टर बनने जा रहे हैं, एक अध्यापक बनेंगे भविष्य में, तो आपके लिए ये टॉपिक रिकवर करना बहुत आसान है। आप बहुत लंबे समय से अध्ययन से जुड़े हुए हैं। गणित की बात करें, 20 नंबर का है, और गणित का विषय का ऐसा नेचर होता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन और कुछ लोगों के लिए बहुत आसान। जिनके लिए कठिन है उनके लिए कठिन रहेगी ये मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि कठिन अगर कह दिया जाए तो आप इसे पढ़ेंगे नहीं और 20 नंबर आपका यूं ही छूटेगा। तुक्का लगाने से केवल 1 2 3 प्रश्न सही होंगे, और कब तक तुक्के के भरोसे नहीं एग्जाम पास होगा। इसके लिए हमें इनमें से कुछ टॉपिक्स तो पढ़ने ही होंगे, चाहे किसी कितनी भी मैथ एकदम जीरो हो तो भी। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात। अच्छा देखिए, अंकीय क्षमता बहुत कॉमन सेंस वाली, दुकान पे जो आप जाके काम करते हैं वही अंकीय क्षमता है। गणितीय संक्रियाएं, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, यही 4 पे डिपेंड है, ये भी आसान टॉपिक है। दशमलव, ये भी आसान है। स्थानीय मान सबसे आसान। भिन्न, ये भी आप कर लेंगे। अब यहां से जो शुरू होता है, देखिए सबसे पहले प्रतिशत कवर करिए। प्रतिशत जैसे ही करिए उसके बाद औसत करिए, ये दो आप कर लेते हैं, और लाभ हानि। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अध्याय अगर किसी भी औसत बालक ने कभी जो गणित ना पढ़ा हो, मेरी तरह विद्यार्थी हो जिसका गणित से कोई लेना देना ना हो, इन 8 टॉपिक्स को कंप्लीट करेगा। मैंने ये जैसे ही कहा कि गणित से लेना देना ना हो, मैं आपको मोटिवेशन देना चाहता हूं कि इन टॉपिक्स को आप कवर अप करें, क्योंकि ये बहुत आसान होंगे। एक बार इन सब का एक दूसरे से रिलेशन है, लाभ हानि, प्रतिशत, औसत। अच्छा हाँ, एक गुणनखंड छूट रहा था, ये भी बहुत आसान है। इतने विषयों को कर लीजिए, इन्हें आप अगर छोड़ भी देते हैं, औसत करेंगे। अब हाँ, इसके बाद क्या कर लें, तो अनुपात, समानुपात, इस सीक्वेंस में आप गणित को करिए। उसके बाद आप इनको उठाइए, सामान्य ज्यामिति, आयतन, सांख्यिकी, ब्याज, तो आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब इन तीनों को करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बहुत तेजी से हो जाएंगे। 1 2 3 4 चैप्टर इन्हें नहीं करिए, करना आपको शुरू करना है कहां से, प्रतिशत से, फिर औसत, फिर लाभ हानि, फिर अनुपात, समानुपात। इनके क्रम में अगर चाहें तो बदल सकते हैं, पहले प्रतिशत कर लीजिए, औसत कर लीजिए, फिर अनुपात कर लीजिए। इसी सीक्वेंस में करेंगे मैथ को। और हाँ, धीरे धीरे करिए। कोई भी मैथ की क्लास किसी भी टीचर की ऑनलाइन आज कंटेंट्स अवेलेबल हैं, सीक्वेंस बस यही चुन लीजिए। ये सिलेबस मैं आपको कहूंगा अवेलेबल तो नेट पर है ही, मगर आप अपने हाथों से जब लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी होगी। जिस दिन आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैनिक जीवन में विज्ञान, आप ट्रिक लगा दीजिए कि हमने दैनिक जीवन में विज्ञान पढ़ लिया। अब उससे कम से कम 150 प्रश्न लगा जाइए। कितने, 150 क्वेश्चन लगा जाइए ढूंढ के, जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं। जैसे मार्केट में वो कौन सी बुक आती है, एक यूथ कंपटीशन की बुक है, फिर और घटना चक्र है, ये बुक ले लीजिए। बट मुझे नहीं लगता है कि 150 क्वेश्चन उसमें मिलेगा, घटना में, यूथ में भी मिल सकता है, क्योंकि वो कलेक्शन रखते हैं यूपीएससी, यूपीपीसीएस सबका। मतलब देखिए, उनमें से आप करिएगा केवल वही क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम के लिए। यूपीपीसीएस का करेंगे कोई मतलब नहीं है, उस लेवल का ये एग्जाम देने वाला नहीं है क्वेश्चन को। क्लियर है। अब आते हैं जरा पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, 10 नंबर का है। 10 नंबर में देखो कितना सारा दे रखा है। यहां सिंपल से लिख रखा है, पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर। आप इसके लिए प्योर ल्यूसेंट उठाइए। क्या उठाइए, प्योर ल्यूसेंट की बुक उठाइए, जो मार्केट में आती है, न्यू वाली उठाइए, पढ़ जाइए, बस मोर देन इनफ है। आप अगर पर्वत, नदियां, महाद्वीप, महासागर पढ़ने जाएंगे, यूपीएससी लेवल का बहुत ज्यादा है, कोई अंत नहीं है। उससे बेहतर है आप ल्यूसेंट उठाइए, पढ़ जाइए, आ जाएगा उतने में नंबर। जीव एवं प्राकृतिक संपदा, अक्षांश और देशांतर, बहुत छोटा सा टॉपिक है, कभी भी इसको ब्रॉड नहीं ले जाइए। हाँ, थोड़ा अक्षांश और देशांतर में न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। देखो क्या होता है ना, जैसे जैसे जब कोई एग्जाम फर्स्ट टाइम होता है, आप लोगों ने गेस देखा होगा, महसूस भी किया होगा,
वो आसान होता है उसका लेवल, लेकिन जैसे ही वो सेकंड टाइम होता है लेवल अप हो जाता है, थर्ड टाइम होता है लेवल और अप हो जाता है। तो अब तक मैंने देखा है अक्षांश और देशांतर से न्यूमेरिकल नहीं पूछा है। जैसे अभी 2023 का ये जो पेट का एग्जाम हुआ, देखा आपने कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया था, मैंने भी दिया था उसको। इतना लेवल टफ था कि समझिए 40 मार्क्स लाने में हालत खराब हो जा रहे थे। वहां 50 लाया होगा नो डाउट, किसी ने 50 भी लाया है, 52 भी लाया है, वो स्टडी कर रहे हैं, उनकी मैथ अच्छी होगी। मैंने कहा बहुत से फैक्टर होते हैं एग्जाम के नेचर में, आपका टाइम शेड्यूल कैसा रहा, क्या आप व्यस्त तो नहीं रहे पिछले 2-3 महीनों से। सौरमंडल, भारतीय भूगोल, अब ये भारतीय भूगोल लिख दिया, भैया भारतीय भूगोल में क्या, भारतीय भूगोल में क्या, तो सब कुछ भारतीय भूगोल में इन्होंने लिख दिया है। अब इसके लिए मैं यही कहूंगा कि ल्यूसेंट उठाइए और उसी को आप कवर करिए इस टॉपिक के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए ल्यूसेंट मत उठाइएगा, इसके लिए उठाइएगा भारतीय इतिहास। तो ये बड़ा सही किया उन्होंने, भारतीय इतिहास में 2 ही टॉपिक की दिया है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक। जितने समाज सुधारक हैं किनका किनसे संबंध है, कब उन्होंने कौन सी बुक लिखी और उनकी महत्वपूर्ण घटनाक्रम से भारतीय इतिहास में क्या संबंध है, वो देख लेंगे। 3 ही रिलेशन बनाइए, मोर देन इनफ। स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आप देख लीजिए। भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, बड़ा टॉपिक लिख दिया। अब देखिए भारतीय संविधान, आपको हमारी शासन व्यवस्था पढ़नी है, तो अब आप बनने जा रहे हैं टीचर, तो कौन सा टॉपिक, भारतीय संविधान के लिए आप एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़िएगा, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी प्रेफर करिए। इसके लिए मैं क्या कहूंगा, एनसीईआरटी बहुत पतली पतली सी बुक होती है, एकदम नहीं पढ़ने वाले आप, एक दिन में 2 पेज तो कहानी के रूप में पढ़ेंगे, 20 दिन में खत्म हो जाएगा भारतीय संविधान। अच्छा आप ये सोच के बैठे होंगे 20 दिन इसको कह दिए, ये सब तो जोड़ ही नहीं रहे आप। अरे भैया 20 दिन का मतलब केवल आप भारतीय संविधान ही तो नहीं पढ़ेंगे, एक दिन बैठेंगे तो सब विषय तो टचअप लेंगे, कम से कम 5 सब्जेक्ट तो डेली पढ़ेंगे ही, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होने वाला है सिलेक्शन। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उसकी चुनौतियां क्या हैं, तो देखो इससे हमेशा करंट से जोड़ के चलिएगा, हमारी अर्थव्यवस्था को करंट के टॉपिक से जोड़ के चलिएगा। कभी अब प्रीवियस नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि पंचवर्षीय योजनाओं में क्या हुआ, अगर पूछ दिया तो आप लकी समझिए अपने को। हाँ ये पंचवर्षीय योजनाओं को देख लीजिए कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके शासन में लाई गई, किसका मॉडल था, किसने दिया था, कब से कब तक चली, ठीक है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे तो एक बुक पढ़नी पड़ जाएगी, तो मैं कहूंगा आप इसको बुक को नहीं पढ़िए, आप यूपी स्पेशल ले लीजिए, वहां पे सांस्कृतिक विरासत को देख लीजिए, वहीं से यूपी के लिए आने वाले क्वेश्चन है। पर्यावरण संरक्षण, ये भी करंट से रिलेट करेगा। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, क्या करेंगे, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन को हम अलग से देखेंगे, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कैसे होता है। शिक्षण कौशल 10 मार्क्स का है, देखो भाई, सॉरी फॉर डिले, चलिए देखते हैं आगे। शिक्षण कौशल बहुत इंटरेस्टिंग, ये देखिए शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान, आप जब शिक्षक बनने की सोचे होंगे उसी समय से ये विषय आपके लिए बहुत फेमिलियर हो गया होगा, आपने सीटेट दिया होगा, आपने यूपी टेट दिया होगा, बिना इन विषयों के कॉम्बिनेशन के नहीं दिया होगा। मान लेते हैं शिक्षण कौशल नहीं रहा होगा, लेकिन ये तो पक्का आपने पढ़ा है बाल मनोविज्ञान, तो 10 नंबर आने वाला है आपका, ये सब्जेक्ट तैयार है। देखो कुछ विषय ऐसे ही आपके पहले से तैयार होते हैं, सीटेट दिया, यूपी टेट दिया, भाई मैथ तो पढ़ा होगा, विज्ञान भी पढ़ा होगा, जो नई चीजें हैं वो देखिए। शिक्षण कौशल है 10 नंबर का, यहाँ क्या पढ़ना है, शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण की कौन कौन सी विधि होती है, उसमें किस कौशल की आवश्यकता होती है, ये आपका टॉपिक रहेगा। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं, हाँ ये मैं आपको इसलिए इंडिविजुअल बता रहा हूं ना कि आप ट्रिक लगाते जाइएगा, जैसे ही पढ़ते जाइए ट्रिक लगाते जाइए, याद रहे केवल अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं किसी बुक से और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो आप कभी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे अपना कि आपको कौन सा विषय कितना आ रहा है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किस टॉपिक में मार्क्स कम आ रहे हैं। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक कॉपी बनाई, मैं खुद बनाता हूं, मैंने किया है, ये कोशिश मैंने की है। क्या करता हूं मैं, 150 तक लिख लिया, अब मान लीजिए शिक्षण कौशल कर रहे हैं, टॉपिक शिक्षण एवं विधियां कौशल उठाया, उसका क्वेश्चन करते गए, हमने कहा मुझसे 30 ही प्रश्न सही हुए, कम से कम उन जो बचे हुए 120 क्वेश्चन है वो फिर हम रिपीट पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ क्या गलती हो रही है।
ये बार बार करने से, प्रक्रिया करने से सुधार होता चला जाएगा। समय मांगती है कोई चीज। एक बार आप एक टाइम सोचते हैं कि हम वन डे जाएंगे, वहीं बैठेंगे, वहां पेपर देंगे, वहां एग्जाम का हॉल देखिए, दूर से कह लेना बहुत आसान है चीजें, पेपर आसान था, पेपर कठिन था, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तब पता चलता है कि कितना, ये सब विषय एक ही साथ प्रश्न के रूप में आपकी आंखों के आगे आ जाएंगे। फिर नहीं लगेगा कि क्या लगाना है, फिर वही काम आएगा अनुभव, कि आपने कितना प्रैक्टिस किया था। शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन एवं कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये शिक्षण कौशल के टॉपिक हैं। इंडिविजुअल जब हम इसकी स्टडी करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि बाइफरकेट करेंगे शिक्षण की विधियां एवं कौशल में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। बाल मनोविज्ञान, इसको मैं कहां से रिलेट करता हूं, DSSB से, क्योंकि वो इन टॉपिक्स को बहुत कवर अप कर रहा होता है। KVS DSSB पहले से इन टॉपिक्स को इंक्लूड किए होते थे। बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं, 10 मार्क्स का है। व्यक्तिक भिन्नता, बच्चे में कौन कौन सी भिन्नताएं होती हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष अवस्था। देखिए बाल मनोविज्ञान के लिए मैं इंडिविजुअल, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, किसी टीचर का नाम ले लूंगा तो ये प्रमोशन वाली बात हो जाएगी। लेकिन नो डाउट आप, ये सर हैं एक सचिन सर, उनका मेरा भाई पहले बहुत वीडियो देखता था, तो सचिन सर को आप प्रेफर कर सकते हैं। एक मैम भी हैं, क्या नाम है उनका, हिमांशी करके कोई मैम है, उनके भी वीडियो क्लास देख सकते हैं आप। मैंने इन लोगों की क्लासेस देखी तो नहीं है, लेकिन नो डाउट अच्छा पढ़ाते होंगे, भाई ने बहुत देखा, उसी से उसने सीटेट एग्जाम दिया। मैंने ये एग्जाम यूं ही क्लियर कर लिए थे, बस पढ़ा और दे दिया था। तो आप जो है बाल मनोविज्ञान के लिए या फिर शिक्षण कौशल के लिए उनकी क्लासेस को प्रेफर कर सकते हैं। और भी आपको जो अच्छा लगता हो उनकी क्लासेस देख सकते हैं। एक्चुअली ऑनलाइन से मैं ज्यादा फैमिलियर नहीं था, उस टाइम तक इतना ये सब चीजें नहीं थी। ये तो जब ये जियो मोबाइल और नेट फ्री अवेलेबिलिटी आ गई तो ये सारी चीजें अवेलेबल होने लगी हैं ऑनलाइन। और अब मैं भी आ गया हूँ एक अपने व्हाइट बोर्ड के साथ, फिर देखते हैं समय के साथ ये डिजिटल भी हो जाएगा। अभी के लिए आप इसको नोट कर लो, फिर हम इसके अगले सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। अगला क्या टॉपिक बचा हुआ है, मे बी 4 और पार्ट्स हैं इसके, जिसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। मैं साइड हो जाता हूं, इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब आगे देखते हैं सिलेबस में, जो हमारे 4 बिंदु बच गए थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, 30 नंबर का। इसका कोई और छोर नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसे आप सोचेंगे कि हम एक दिन बैठेंगे, एक कोई बुक लेंगे पर्टिकुलर, और उस बुक से पूरे महीने पूरे साल का पढ़ लेंगे और प्रश्न आ जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है इसकी। मैंने बहुत से एग्जाम दिए और फिर मैंने ये महसूस किया कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो समसामयिक घटनाएं हैं, डेली आप न्यूज़पेपर के थ्रू, हेडलाइंस के थ्रू, किसी से सुनी बातों के थ्रू क्या हो रहा है वो बार बार आप सुनते रहेंगे, न्यूज़ पढ़ते रहेंगे, एग्जाम में वो आएगा, आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ यही तो था, हाँ यही तो था। भाई एनडीए के नए चीफ कौन बने हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, जब आप पढ़ेंगे तब एक दिन आप उठेंगे और कोई ऑब्जेक्टिव बुक लगा लेंगे, ना होगा, चाहे आप 1000 प्रश्न ही क्यों ना लगा लें। 30 नंबर का क्वेश्चन है ये, 30 नंबर में अगर 20 नंबर का ये अकेला हुआ समसामयिक घटनाएं, तो 20 प्रश्न फंसाना भी बहुत मुश्किल है। ये हम एग्जाम के बाद किसी चीज का डिसीजन ले लेना आसान होता है कि ये हमने बताया था, ये हमने किया था, ये हमने किया था, नहीं, उससे पहले कोई ये नहीं कह सकता कि ये टॉपिक में से यही आएगा। हम अगर भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं, मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं, तो हम मूल अधिकार में कह सकते हैं कि देखो आर्टिकल 21A बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फंस सकता है, ये फंस सकता है। इसमें कभी नहीं हम कह सकते कि ये फंस सकता है, ये फंसा सकता है, फंस नहीं सकता है टॉपिक। तो मेरे ख्याल से इसे आप यूं ही करेंगे कि देखिए जो भी घटनाक्रम है, कोई एक बुक, कोई जो बुक आप प्रेफर करते हैं उसे लीजिए और रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। ये नहीं कि आप एक दिन उठे, मान लीजिए प्रतियोगिता दर्पण ले लिया और प्रतियोगिता दर्पण के 2 पेज डेली पढ़ते हैं ना, मैंने पढ़ के प्रैक्टिस की है, वो खत्म हो जाता है 1 महीने में। अब आप ये सोचेंगे कि एक दिन 5 पेज पढ़े, एक दिन 2 पेज पढ़े। अब प्रतियोगिता दर्पण को भी पढ़ने का अपना तरीका, आप देखिए कि आपको कौन से एग्जाम का लेवल देना है। तो आप ले लीजिए कोई भी एक
करंट अफेयर की बुक फॉलो करिए, एनीवन एल्स, जो आपको मार्केट में अच्छी लगे उसको थोड़ा सा, हाँ देखिएगा, लाइबिलिटी वाली बुक लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। उसको आप डेली बेसिस पे 4 पेज 5 पेज कवर अप करते रहिए। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रदेश में क्या हुआ, प्रदेश के लिए कौन से नए नियम बनाए गए, राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी संधियां हो रही हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कौन कौन से घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, उनका हमारे देश और उस पर होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करिए। अब आते हैं स्थान। उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों और उन पे होने वाले मेलों, रिचुअल्स के बारे में आप देख लीजिए। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आना है। रचनाएं, एक प्रश्न आना ही आना है। अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय में पुरस्कार, एक प्रश्न आना ही आना है। खेलकूद, एक प्रश्न आना ही आना है। भारतीय संस्कृति एवं कला, हाँ ये जो नीचे का टॉपिक है ना, ये 2-4 बार पढ़ लेंगे, किसी का वीडियो देख लेंगे, आपको याद रहेगा। ये फंसा देते हैं प्रश्न। पुरस्कार, कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? हाँ, अब ये कह लीजिए कि भाई पद्म विभूषण, पद्म, उसमें 180 दिए, 180 इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है वो मेन, जैसे कि भारत रत्न किसे दिया गया। पद्म विभूषण में 2-4-10 लोगों के नाम ही महत्वपूर्ण होते हैं। पिछले सालों के प्रश्न को आप देखेंगे तो उनका नेचर बताएगा कि भाई हिंदी में पूछ रहा है, कला में पूछ रहा है, साहित्य में, ठीक है। भारतीय संस्कृति एवं कला, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर यूपीएससी के सिलेबस से देख ले तो ये पूरा एक आपका टॉपिक ही है भारतीय कला एवं संस्कृति। लेकिन क्या आपको इतना पढ़ना है? नहीं। भारतीय कला एवं संस्कृति में वही जो करंट से रिलेटेड हो, जो करंट से हो, जैसे आगरा में कुछ कोई घटना घटित हुई तो उसके आसपास के जो भी जिले हैं उनसे आप उनकी संस्कृति से कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं जरा तार्किक ज्ञान, 5 नंबर का है। मैं तो सबसे इसमें डिफिकल्ट अगर माना तो ये तार्किक वाला ही था। 5 मार्क्स का आना है और सिलेबस इतना ज्यादा है। अगर आपने कभी वनडे एग्जाम में एसएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी तो समझ लीजिए ये एसएससी का सिलेबस अगर छोड़ दे तो ये सारा टॉपिक इंक्लूड कर दिया है। करना तो होगा ही भाई, छोड़ सकते नहीं है। तो बेसिकली आपको ये तार्किक ज्ञान थोड़ा 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 आना चाहिए। एनालॉजी आनी चाहिए, असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बाइनरी लॉजिक आना चाहिए, क्लासिफिकेशन आना चाहिए। वेट मिनट थोड़ा, हाँ सॉरी, थोड़ा सा गले में खराश आ गया था। तार्किक ज्ञान की अगर हमने बात कर ली तो देखिए एनालॉजी आप, अब ये टॉपिक ना उन लोगों के लिए एकदम नया होगा जिन्होंने सीटेट की प्रिपरेशन केवल की होगी या यूपी टेट की, वहां ये सिलेबस था ही नहीं, उनके लिए ये सरदर्द है। लेकिन सरदर्द को दूर करने का तरीका है, कौन कौन से क्वेश्चन कर लें आप, क्लॉक एंड कैलेंडर करिए, ठीक है, बाइनरी लॉजिक कर लेंगे, क्लासिफिकेशन कर लेंगे। क्लासिफिकेशन में आपको 2 से रिलेशन देगा और एक को पूछ रहा होगा बताओ भाई पुस्तक का किससे संबंध है, किताब पेन, ऐसे बना के देता है। कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो जाएगा, ये एक लंबा टॉपिक है। पजल्स, पजल्स आपके लिए इजी है। सिंबल्स एंड नोटेशन ये भी कर ले जाएंगे। वेन डायग्राम ये आना चाहिए आपको। डाइस थोड़ा आपके लिए कठिन पड़ेगा, अगर इसके ट्रिक्स नहीं आएंगे आपको तो एग्जाम में आप डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे क्योंकि आप पेट का एग्जाम देते होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन उसका टॉपिक ही है। डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन आप करते आ रहे हैं, डायरेक्शन कोई भी कर लेगा। नहीं कर पाएगा तो भाई पढ़ना है, उसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे इसको कवर अप किया जा सकता है, या अगर आपने क्लासेस की होंगी तो इसको कवर अप करेंगे। इंटरफेरेंसेस और लेटर सीरीज, लेटर सीरीज तभी करेंगे जब कोडिंग डिकोडिंग आपको आ जाएगी, कोडेड इनइक्वालिटीज आ जाएंगी, ठीक है, इनका एक दूसरे से रिलेशन, यही आपका तार्किक ज्ञान का टॉपिक है। आज मैं आपसे केवल यहाँ मुखातिब हूँ सिलेबस को लेके, क्या कैसे हम करें कि हमारा कवर अप हो पाए, हम मार्क्स ला पाए। सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप कितना भी पढ़ लें एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन हमेशा इस लेवल के होंगे जो टच नहीं कर पाएंगे आप, कितनी भी आपकी गहन स्टडी हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 मार्क्स का आता है, ये एकदम सिंपल सा आएगा, इतना आसान आता है, ये सिलेबस जितना दिया ना बहुत आसान सा पूछ देगा। कोई लॉन्च हुआ ऐप पूछ देगा, शिक्षा में अभी अभी कौन सा ऐप यूज किया जा रहा है वो पूछ देगा। कक्षा शिक्षण विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र में सूचना एवं तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है आपको। हाँ, अब आप ये सोचेंगे पुराने जमाने का कुछ पूछेगा कि पहला कंप्यूटर कब बनाया गया, दूसरा कंप्यूटर कब बनाया, ये सब नहीं। यहाँ आपको पूछ लेगा कि बताइए विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी भी फाइल को सेव करने के लिए वर्ड में कौन सा की यूज करते हैं, Ctrl+S, ऐसे सब आपको ऑप्शन दे देगा। तो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। OER क्या होता है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे जो बच्चे
आप हम इस समय जो भी बातचीत कर रहे हैं ये ऑनलाइन के माध्यम से है। तो ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चे के लिए, आप देखते होंगे NIOS है, DLED करते हैं लोग, उससे ओपन है। शिक्षण में उपयोगी एप्स कौन कौन सी हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज करेंगे, शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी कैसे कर रहा होगा, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये 10 मार्क्स का विषय। जहां जहां 10 मार्क्स है वो समझिए आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। व्यावसायिक आचरण एवं नीति, क्योंकि उसमें सिलेबस है तो पढ़ेंगे भी भाई। अब ये 5 नंबर में ये इतना सारा दिया है, अगर हम इसको सबसे लास्ट में भी पढ़ें तो कोई दुख नहीं होगा आपको, इसे लास्ट में ही करिए। व्यवसायिक आचरण एवं नीति क्या होगी, प्रेरणा, शिक्षण की भूमिका, शिक्षण की भूमिका में शिक्षक की क्या भूमिका होती है वो सब जानकारियां, सुविधा प्रदाता के रूप में, अनुसरणकर्ता के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, परामर्शदाता के रूप में, संवैधानिक और मानवीय मूल, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी उपयोग, ये सारा आपका पूरा का पूरा जो है सुपर टेट का सिलेबस है। आने वाले फ्यूचर में मेरे ख्याल से यही आपका सिलेबस होगा, और अगर सिलेबस कुछ परिवर्तन होता भी है तो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। देखिए कोई भी जब नई व्यवस्था आती है ना तो पुरानी में ज्यादा छेड़छाड़ वो नहीं करना चाहती है, वो उसी में थोड़ा बहुत चेंजिंग लाएंगे, इससे ज्यादा चेंज नहीं ला सकते। भाई सब कुछ तो दे ही दिया है, अब हो सकता है भारतीय संविधान में उसके टॉपिक बता दे कि ये टॉपिक पढ़ना है, भारतीय इतिहास में उसके 2-4 और टॉपिक बता देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी साथियों से कि सिलेबस को अपने हाथों से लिखें। जब हाथों से लिखा होगा तो आप ट्रिक कर पाएंगे कि हाँ ये मैंने टॉपिक कवर कर लिया, हाँ मैंने ये टॉपिक इस टीचर से पढ़ लिया, हाँ ये कवर अप हो गया है। जब आपके पास सिलेबस नहीं होगा ना तो आलतू फालतू पढ़ते रहेंगे, एग्जाम आएगा तो फिर याद करेंगे यार ये कब ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था। और जब ट्रिक लगाते रहेंगे तो आपको एक क्लियरिटी मिलती जाएगी कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन कर लिए। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।